उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अजीत पवार से जो मुलाकात की उसने काफी हलचल पैदा कर दी है। एनसीपी में टूट के बाद पहली बार अजीत पवार से उद्धव और आदित्य मिले। उद्धव और अजीत की मुलाकात के बाद अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जहां अजीत पवार एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे तो वहीं बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे भी थे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने विधानसभा दफ्तर में डिप्टी सीएम अजीत पवार से मुलाकात की। इस दौरान उद्धव के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में एनसीपी दो भागों में बंट चुकी है। महाविकास आघाड़ी की सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्रालय भी उनके पास था और आज भी उनके पास वित्त मंत्रालय। मौजूदा एकनाथ शिंदे की सरकार में अजीत पवार ने अपनी पसंद के मंत्रालय लेकर एक बड़ी जीत हासिल की और ऐसा लगता है कि अजीत पवार जो चाहते थे वो उनको मिल गया। इसके अलावा शिंदे और फडणवीस के पास कोई चारा भी नहीं था। ऐसा लगता है कि अजीत पवार पहले ये डील करके आए थे। सहकारिता, वित्त, ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय भी उनको मिला है। अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां तक उद्धव गुट के शिवसेना की बात है तो एनसीपी में इस टूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं उद्धव गुट के नेता अजीत पवार को लेकर अभी तक कोई तल्ख टिप्पणी करने से बचते दिखाई दिए। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। क्या शरद पवार उद्धव मिलके, चलिए एकनाथ शिंदे को नहीं भी मनाते हैं तो क्या अजीत पवार को दोबारा साथ में लाने की कोशिश करेंगे? और उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। क्या कोई नया समीकरण बनता दिखाई देगा? अजीत पवार गुट ने शरद पवार से मुलाकात की थी और वो मुलाकात भी खासी चर्चा में आई थी। इधर उद्धव ठाकरे अजीत पवार से मुलाकात कर मुलाकात के बारे में कुछ स्पष्टता नहीं कहा जा रहा है। इधर राज ठाकरे के करीबी जो हैं वो संजय राउत से मुलाकात कर रहे हैं और इधर अजीत पवार का पूरा गुट जो है वो चरणों में लेट जाता है शरद पवार के। इन सारी मुलाकातों के मायने ये हैं कि अब भी रूठने मनाने का खेल जारी है और महाराष्ट्र की सियासत में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अजीत पवार और उनके समर्थक 15 विधायकों ने 17 जुलाई को मुंबई के वाईपी चव्हाण सेंटर में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और उनसे ये सुनिश्चित करने को कहा कि पार्टी एकजुट रहे। हालांकि एनसीपी के प्रवक्ता ने कहा था कि ऐसी बैठकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अलग हुए समूह का कदम ठीक नहीं था और इससे विश्वास में कमी आई है। वहीं 16 जुलाई को भी एनसीपी के नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की थी। एनसीपी से बगावत करने के बाद अजीत पवार अपनी चाची प्रतिभा पवार के हाथ की सर्जरी के बाद उनसे मिलने के लिए सिल्वर ओक गए थे। 2 जुलाई को अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 9 एनसीपी विधायकों ने एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। इस राजनीतिक बदलाव ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। शपथ के करीब 2 हफ्ते बाद अजीत पवार गुट के नेताओं को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। यहाँ पर अजीत पवार अपने मनपसंद विभागों को लेने में कामयाब भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद शरद पवार की नाराजगी बरकरार है। अजीत पवार शरद पवार के बिना क्या हैं? वो विट्ठल तो कहते हैं, लेकिन विट्ठल से क्या नाराजगी मोल लेकर वो चुनावी मैदान में उतर पाएंगे? क्या बीजेपी भी ये रिस्क लेगी कि एनसीपी बिना शरद पवार के उनके लिए कोई फायदे का सौदा साबित हो सकती है? सरकार चलाने के लिए तो है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं सरकार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, 200 विधायकों की सरकार चला रहे हैं अब हम। बार बार कहा जाता रहा शपथ के पहले से ही कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन ये सरकार तो और मजबूत होती जा रही है। ये शिंदे का बयान है। शिंदे के अपने खेमे में जो खींचतान चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं, गाये बगाए सामने आती है। हालांकि इसको अफवाह भी कहा जाता है। शिंदे के इस्तीफे पर तो उन्होंने खुद स्पष्टीकरण दिया कि उनके खिलाफ कौन अफवाह उड़ा रहा है वो जानते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में अभी कंफर्टेबल कोई भी नहीं दिखाई देता है। हाँ, अजीत पवार के लिए क्योंकि अभी वो विपक्ष में बैठे हुए थे, अपनी पार्टी में भी किनारे हो गए थे, लिहाजा उप मुख्यमंत्री बनना, वित्त मंत्रालय मिल जाना, सत्ता में आ जाना, ये उनके लिए थोड़ा सा एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जो हाल के दिनों में उनके साथ में नहीं थी या जिसके लिए वो अपेक्षा कर रहे थे। उन्होंने तो ये तक दावा किया कि 2022 में जब शिंदे के साथ सरकार बना रहे थे तभी हम जाना चाहते थे, लेकिन उस समय शरद पवार ने ना कर दिया था। अब शरद पवार ने अभी भी ना कहा है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहां पर आ गए हैं। एक बात तो बहुत स्पष्ट है, जिस तरह पवार को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं उससे यह साफ है कि शरद पवार की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रही कि अजीत पवार ये कदम उठाएं, और अजीत पवार ने कदम उठा लिया है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पवार बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता के मंच और उसको जो नया नाम दिया गया इंडिया, इसके साथ मुस्तैदी से खड़े दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर पवार को अपनी ताकत बढ़ानी, और खासतौर पर तब जबकि मुंबई में अगली बैठक होनी है, तो मुंबई में अगली बैठक के पहले कोई बड़ा संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है। उद्धव और अजीत पवार की मुलाकात को इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए, या सिर्फ ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, या कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में बहुत विशेष जानकारियां नहीं आई। लेकिन आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों अजीत पवार से मिलने गए तो महाराष्ट्र में सरगर्मियां फिर से बढ़ गई है, खासतौर पर बेंगलुरु की इस बैठक के अगले दिन ही। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।